अभी एक यूपीपीएससी वाला एक नोटिस चला हुआ था जिसमें ओबीसी की वैकेंसी 0 दिखा रही है भाई। और सरदार पटेल साहब की विचारधारा में संघियों को घुटना टेकना, उनकी औकात में लाना सरदार से न जाना। अभी एक यूपीपीएससी वाला एक नोटिस चला हुआ था जिसमें ओबीसी की वैकेंसी 0 दिखा रही है भाई। आपने देखा है? जी हाँ, देखा नहीं। हाँ। पूरे प्रदेश में हमारे लोगों ने सोशल मीडिया पे क्रांति लाई है। ओबीसी को 0 कर दिया इन्होंने। कैसे 0 कैसे हो जाता है? छूट कैसे जाता है? उनकी मानसिकता से, उनकी सामंतवादी मनुवादी मानसिकता से। हम भरने नहीं देंगे ये वैकेंसी, याद रखिएगा। ये वैकेंसी भरने नहीं देंगे इनको। बिकॉज इस पे चर्चा आजकल जो है सदन में भी चल रही है। भरने नहीं देंगे। हाँ। 0 ओबीसी के सीट पे इनको भरने नहीं देंगे। सरकार रहे चाहे सरकार जाए, सब लाल पीला है। हम पूरे प्रदेश में लाल पीला क्रांति करा देंगे, होने नहीं देंगे। पीछे भी हमने नहीं होने दिया है। सरदार सेना ने पीछे भी, जब इन्होंने ओबीसी का आरक्षण जब 0 किया है, लेखपाल भर्ती 2018 13 पॉइंट रोस्टर, हमने होने नहीं दिया साहब। सरकार तो झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और सरदार पटेल साहब की विचारधारा में संघियों को घुटना टेकना, उनकी औकात में लाना सरदार सेना जानती है। जैसे और दूसरे समाज के लोग हैं, अब तो पार्टी बना ली है, ये पॉलिटिकल मामला है, तो बाकी लोग भी एडजस्ट होंगे इस पार्टी में कि ना होंगे? 90% आबादी के लोगों का दल है ये। 10% को नहीं है, मना कर रहे हैं साहब। हमारे संविधान में, पार्टी के संविधान में, जनहित संकल्प पार्टी के संविधान में, जेएसपी के संविधान में, जसपा के संविधान में लिखा है कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और कमजोरों के लिए पार्टी अलग से व्यवस्था बनाकर उनके लिए काम करेगी। ये पार्टी के संविधान में है मेरे। और हमारी पार्टी अपने पार्टी के संविधान के अनुरूप काम करेगी। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। जो आज के हमारे गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, फाउंडर हैं सरदार सेना के डॉक्टर आर.एस. पटेल जी। सर, आपका स्वागत है। और प्रमुख भी कह सकते हैं आप सरदार सेना के। और बहुत सोशल मीडिया में हम लोग देखते रहते हैं अक्सर। जर्नी सोशल मीडिया में दिखती कुछ और है, होती कुछ और है, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो राजनीतिक चर्चाओं चलती रहती हैं, उस पर भी 2027 करीब है, तो उस पर भी चर्चा होगी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जैसे अगर थोड़ा सा हम सरदार सेना पे आए, जैसे करणी सेना है वैसे ही सरदार सेना है क्या, या कुछ अंतर पाते हैं समाज? क्या बात करते हैं। करणी सेना और सरदार सेना में जमीन आसमान का अंतर है। सरदार सेना मतलब सरदारों की सेना है, नेतृत्वकर्ताओं की फौज है। बहुत सारे लोगों में इस बात का कंफ्यूजन हो सकता है। करणी सेना का नाम आतंक के नाम से जाना जाता है। अगर मैं कहूं तो कहीं सुनेंगे तो आतंक के नाम से। लेकिन सरदार सेना का नाम सरदार भगत सिंह के नाम से होता साहब। सरदार सेना का नाम सरदार पटेल साहब के नाम से होता साहब। सरदार मतलब नेतृत्वकर्ता और सेना मतलब फौज होता है। सरदार सेना का मूल डेफिनेशन नेतृत्वकर्ताओं की फौज होता है। तो करणी सेना की क्या बात है साहब, कोई मुकाबला नहीं है। जैसे वो एक तरह से करणी सेना है, तो कहीं ना कहीं ठाकुर मेंबर उसमें ज्यादा है। तो ऐसे ही कि आपकी भी मतलब जाति वाली सेना है। सरदार पटेल साहब के विचारों की सेना है। छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की सेना है। साहू जी महाराज के विचारों की सेना है। जगदेव बाबू के विचारों की सेना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत जितने वंचित तबके के महापुरुष रहे, जो इस देश के लिए जिन्होंने जिया, जिनकी जिंदगी उनका अंतिम समय तक देश के लिए रहा, उन महापुरुषों की विचारधारा का सेना है। और खासकर सरदार भगत सिंह, वो यूथ आइकॉन, 13 साल की स्कूलिंग लाइफ में, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जिनका खून झकझोर देता है,
और 23 साल की अवस्था में वो देश के लिए फांसी का फंदा चूमते हैं, हम सलाम करते हैं। ये अगर उनके विचारों की सेना है। अगर डॉक्टर आर.एस. पटेल साहब से पूछा जाए कि भाई आपकी कोई ऐसी स्कूल की कहानी है जो आपको राजनीति में कनेक्ट करती है, तो कोई आपको याद आ रही है? शुरू के दिन से मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, गरीब किसान कुर्मी पटेल परिवार में। कोई सामाजिक बड़ा बैकग्राउंड नहीं, कोई राजनीतिक घराना नहीं। पिताजी ऑटो चलाते थे और दादाजी मेरे खेतिहर, पिताजी भी खेती से ही, तो हम लोग की जिंदगी खेती में रही। गांव की प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन का दौर रहा। हाँ, वो दिन मुझे याद है कक्षा 1 में, जब स्कूल के ही एक ब्राह्मण टीचर ने, शुरू में मुझे जाति दंश तब पता चला जब मैं कक्षा 1 में रहा। उन्होंने कहा, ये दौर था, मुझे आज भी दर्द होता है, मुझे चुभता है, लेकिन मजबूत बनाया उसी दौर ने। टीचर के अंदर इस तरह की भावना, मनुवाद से ग्रसित टीचर्स, सामंतवाद से ग्रसित टीचर्स। उन्होंने कहा, तू कुर्मी का अच्छी के जाति का स्कूल में बड़ा पढ़ाइया बनेगा। और चूंकि बहुत सर्कल अच्छा रहा बच्चों के बीच में, तो हमारे यहां मॉनिटर बनाया जाता था स्कूल में, मॉनिटर। तो 1-2 लड़के थे, एक ब्राह्मण, एक ठाकुर और एक हम। तो टेस्ट हुआ तो उसमें टॉप लेवल पे ये कुर्मी का बेटा था। ये बात उनको चुभी कक्षा 1 में, और उनका कुर्मी का बेटा मॉनिटर बनेगा। उन्होंने स्कूल में मुझे पीटा, प्रताड़ित किया। ये बात मुझे सहन नहीं हुआ। दूसरे दिन मैं अपने दादा को बोला। दादा भी मेरे उतना ही तेवर वाले, चूंकि सरदार का खून, शिवाजी का खून तेवर होता है साहब। बाबा जी पहुंच गए स्कूल में। तीसरे दिन वो मिले नहीं। तीसरे दिन हम, स्कूल की पटरी होती थी और हमारा स्लेट, उससे पीटे थे साहब। उस समय बगावत उस समय स्कूल में किया था। और उस दौर में तब से लेके कक्षा 5 तक स्कूल में किसी की जाति दंश देने की हिम्मत नहीं पड़ी। फिर ये कहानी और आगे बढ़ती है। ये दंश फिर इंटरमीडिएट में मुझे झेलना पड़ा, बलदेव इंटर कॉलेज में। हमारे बनारस में बड़ा गांव में एक बलदेव इंटर कॉलेज है, वहां ठाकुर समुदाय के लोगों ने, फिर वहां इसीपुर गांव था और ठाकुरों का आतंक था। मुझे ये नहीं पता था कि यहां ठाकुरों का आतंक है। 11th के स्कूल में, अपने कॉलेज में मैं पढ़ रहा था बुक्स, और सब उन लोगों ने कहा, कुर्मी कब से पढ़ने लगा? मेरा बुक्स फाड़ दिया। दूसरे दिन उनसे हाथापाई हुई, खूब लड़ाई हुई। ये दौर यही नहीं थमा, ये दौर फिर आगे बढ़ता है। मेडिकल कॉलेज में जब मैं हाजीपुर बिहार में मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट था, तो सेकेंड ईयर में फिर वहां मनुवादी झा से मनीष झा नामक एक साथी था। लेकिन उस दौर में आर्गुमेंट को लेकर के फिर डिस्कशन हुई। फिर वहां हुआ कि तो कुर्मी काछी का जात, ऐसे बोला। वही मनुवादी दंश, वही सामंतवादी। फिर वहां भी हद हो गया, पराकाष्ठा। वहां भी खूब पिटाया भी, ऐसा नहीं कि केवल पीटा बहुत। ठाकुर तो मजबूत होते हैं ना। अरे साहब, कुर्मी से ज्यादा कौन मजबूत साहब? शिवाजी, सरदार पटेल, साहू जी महाराज साहब। जब ये देश, इस देश में मजबूती से राज्य विलयीकरण का काम चल रहा था, सरदार साहब ने 562 रियासतों को जब एक किया, तो ज्यादातर रियासत कुर्मियों के भी थे साहब। क्या बात है। उस समय हम मजबूत सदैव रहे हैं, लेकिन हमारा कौम लड़ने भिड़ने में विश्वास नहीं रखता। हम समानतावादी लोग हैं, लेकिन हां, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं। लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो कुर्मी फिर छोड़ता नहीं। ठीक बात। मनुवाद और सामंतवाद की बात कर रहे हैं, दोनों में क्या कमेंट है आपका? सामंतवाद का डेफिनेशन समझ लीजिए। समानता का जहां अंत हो उसे सामंत कहते हैं। सामंतवाद, समानता का अंत मतलब सामंत का पैदाइश। और हम समानता वाले लोग हैं। हम किसी का हक छीनना नहीं चाहते, जात पात नहीं मानते।
बिल्कुल मानता हूं, मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। अरे कुर्मी हूं। तो समानता का अंत कहाँ हुआ? हमारे संविधान में वर्ग है, वर्ग जातियों से बना है। जाति और वर्ग का समावेश हमारा संविधान हमें इजाजत देता है। मैं तो आज कहता हूं कि मोदी जी बहुत मजबूत 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री, लोग ऐसा कहते हैं, हालांकि मैं मानता उनता नहीं हूं। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, एक कलम चला दे। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, मजबूत कहे जाते हैं, तो चला दे एक कलम, जाति खत्म हो जाए। पहला पैरोकार होगा जाति खत्म करने वाला। लेकिन जाति रखेंगे तो साहब पटेल है। इस धरती का, गांव का सूखी जमीन चीर कर अन्न पैदा करके देश का पेट भरने की हिमाकत रखने वाले लोग हम लोग हैं। तो किसान है साहब, जातिवाद मानते नहीं, लेकिन अगर कोई जातिवाद करेगा तो उससे ज्यादा करने की हैसियत रखते हैं। ठीक बात। सरदार सेना की अगर हम बात करें तो उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो लोगों के क्या फायदे होंगे भाई? अगर आप कुर्मी समाज की ही बात कर रहे हैं तो अगर स्पेसिफिक कुर्मी समाज को ही देखें तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं? मैं पहले आपको करेक्ट कर देता हूं, कुर्मी समाज को ही नहीं देखता, हम पूरे वंचित वर्ग को देखते हैं। सरदार सेना पूरे इस देश के वंचित वर्गों का है। जनरल वाले आते हैं, ब्राह्मण्स आएंगे, जनरल मैंने कहा, आएंगे, उसमें भी तो कमजोर हैं। हमने कहा वंचित वर्ग, वंचित वर्ग साहब। जनरल वालों की जगह नहीं है, नहीं है जगह साहब हमारे यहां। खुल के बोलते हैं, बिल्कुल खुल के बोलते हैं। मुझे जनरल का का कि डॉक्टर आर.एस. पटेल साहब जब डॉक्टर हैं तो बहुत सारे मित्र भी होंगे जो ब्राह्मण भी होंगे, ठाकुर भी होंगे। क्लिनिक तक हमारे मित्र हैं, वो आगे भी हमारे मित्रता की जगह वो मित्र हैं। लेकिन समाज के अधिकारों की जहां तक बात आती है तो सबसे पहले उन वंचित वर्गों के अधिकार के लिए लड़ता हूं जिनका 5000 साल से शोषण हुआ है। उन वंचित वर्गों की बात करता हूं जिनका कोई बात करने वाला नहीं होता है। सबसे पहले उनकी लड़ाई लड़ते हैं जिनका कोई सुनने वाला नहीं होता साहब। आप जिनकी क्षत्रिय और ब्राह्मण, ठाकुर और ब्राह्मण की बात करते हैं, मैं उनको टीबी बोलता हूं। टीबी वह एक रोग है साहब, लेकिन उनका इलाज मुझे आता है। टीबी का इलाज मुझे आता है, डॉक्टर हूं। डॉक्टर का जब जिक्र हो ही रहा है तो मैंने आपकी एक्सपर्टीज और सुनी हुई है कि भैया नाड़ी देख के जो है बता देते हैं कि क्या दिक्कत है। तो राजनीति 2027 की नाड़ी कैसी चल रही है? 2027 की नाड़ी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जाति की बात करें तो बिना पटेलों के उत्तर प्रदेश में किसी की खिचड़ी नहीं बननी इस बार, किसी की। और अगर सीधे कहूं तो बिना सरदार सेना के, बिना जनहित संकल्प पार्टी के सरकार नहीं बननी इस बार, किसी की नहीं आने वाली है। तो जन संकल्प पार्टी की स्थापना हो गई? जनहित संकल्प पार्टी, सॉरी, जनहित संकल्प पार्टी की। जी, जनता के हितों को संकल्पित पार्टी। तो जनता तो सब आ जाएगा ना, उसमें जनरल आएंगे पार्टी में कि नहीं आएंगे? अगर सीधे शब्दों में अगर मैं बात करूं आपसे, तो यकीनन भारतीय संविधान के अनुसार, इलेक्शन ऑफ कमीशन के अनुसार, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसका पूरा पालन करते हैं, पूरी पालन करेंगे भी। क्या है आपका चुनाव चिन्ह? जो मेरे पार्टी का चिन्ह क्या है? हाँ। जो मेरे पिताजी बचपन में चलाया करते थे, जिससे हम लोगों का पेट भरा करते थे, जिससे हमें पढ़ने लिखने की मेरे पिताजी ने ताकत दिया, उसका नाम ऑटो रिक्शा है। मैं डॉक्टर बना हूं तो मेरे पिताजी ऑटो चला चला कर मुझे डॉक्टर बनाए हैं, मुझे पढ़ा पाए। तो वो चुनाव चिन्ह दिल से मिला है, ऑटो रिक्शा। ठीक बात। भाजपा कैसी सरकार है? अगर कोई आर.एस. पटेल साहब से पूछे तो भैया कैसी सरकार बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी इस देश के वंचित वर्गों की दुश्मन है। वो कैसे? सावरकर और गोलवरकर की विचारधारा की पार्टी है। वो तो पटेल साहब को ही मानते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी प्रतिमा बनवा दी पटेल साहब की नहीं मानते, पटेल साहब को मानते हैं कि नहीं। सरदार पटेल साहब की प्रतिमा की अगर बात करें तो मूर्तियों पर माला, विचारों पर ताला, इन संघियों ने तो देश को बर्बाद कर डाला साहब।
आरएसएस विरोधी हैं आप? मैं सरदार समर्थक हूं। आरएसएस विरोधी हैं कि नहीं? सरदार साहब के विचारों को मानता हूं, जब विरोधी हूं। सरदार साहब मानते थे? सरदार साहब ने आरएसएस को बैन लगाया था, पहली बार इस देश में संघ पर किसी ने बैन लगाया था, उनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं उनको मानता हूं। ठीक बात। आपके बैनर में मैंने जो है डॉक्टर अंबेडकर साहब की भी फोटो देखी हुई है। जी हाँ, डेफिनेटली। एक तरफ पटेल जी, दूसरी तरफ अंबेडकर जी। तो ये अंबेडकर तो सबके हो गए हैं, जैसे पहले बीच में चला था ना सरदार सबके हैं, वैसे अंबेडकर भी सबके हो गए। बड़का वोट बैंक है। देखिए साहब, अपना दल एस की भी बात करें या जो अनुप्रिया पटेल वाली पार्टी है उसमें भी देखें, है ना, या कोई भी पार्टी को आप देख लो, या बीएसपी की बात करो, वो भी अंबेडकर जी की बात करते हैं, या एक उधर आजाद समाज पार्टी है, वो भी अंबेडकर की बात करते हैं। एक जो है केशव देव मौर्य वाली, कुछ बड़ा वोट बैंक है। मतलब कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जो अंबेडकर साहब का जो है फोटो ना लगाए। बिना अंबेडकर जी के काम नहीं चलता राजनीति में। अगर मैं इसको थोड़ी सी और आगे बढ़ के आपसे कहूं तो शायद आपने पहले अध्ययन किया कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको करना चाहिए था। सरदार सेना कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ। और सरदार सेना में सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर समेत हमारे बहुत सारे महापुरुषों के विचारों का यह संगठन है। पार्टी आज बनाया है हम लोगों ने, और हमारे लोगों के अनुसार बना पार्टी। अब तो पॉलिटिकल विंग बन गया राइट नाउ डिस्कस अबाउट द पार्टी। यस, लेकिन सरदार और डॉक्टर अंबेडकर के धारा पर सरदार सेना के वक्त से हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो धारा तब से लेके आज भी और आगे भी रहेगी। सरदार सेना 17 में स्टैब्लिश करी। हाँ, यस, 17 में। मोटा मोटी अगर जोड़े तो 25 में आपने पार्टी बना दी। हाँ, यस। तो इस बार कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे? हमने नहीं बनाया पार्टी। हाँ, पार्टी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बनाया, देश के लोगों ने बनाया। सरदार सेना इस देश के 8 राज्यों में काम कर रही है। देश के लोगों ने मिलकर पार्टी बनाया है। तो इससे तो जातिवाद बढ़ेगा, घटेगा नहीं। हम सामंतवाद के खिलाफ समानतावाद की बात करने निकले हैं, संविधानवाद की बात करने निकले हैं। सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर किसी जाति के नेता नहीं थे, इस देश के नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इस देश के संविधान की रचना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार साहब संविधान सदन में सबसे ज्यादा समितियों के चेयरमैन रहे, और ये दोनों महापुरुष एक दूसरे के पूरक रहे हैं। ठीक बात। राष्ट्रद्रोह वाला मुकदमा आप पे लगा? जी लगा। कब का किस्सा है? जब हम इस देश के वंचितों की आवाज उठाते तो मेरे ऊपर केस लगते। जब किसानों की आवाज उठाया 2021 में, अब तक कितने मुकदमे लग गए? बहुत जिलों में लग गए। मैं गिनता उनता नहीं हूं मुकदमा। मुकदमे कहां गिनते साहब? डर नहीं लगता? सरदार साहब को मानता हूं साहब, डर का सवाल ही नहीं उठता। डर बहुत पहले जब स्कूलिंग लाइफ में थे तब खोद के गाड़ दिए, तब निकाल दिया। तो आपके क्या एजेंडा हैं जो आपने अभी पार्टी बनाई है, जनहित संकल्प पार्टी? तो उस पार्टी के क्या एजेंडा है? सबसे पहले मैं डॉक्टर हूं, उससे पहले मैं किसान हूं। तो सबसे पहले आज अगर डॉक्टर हूं तो हमने जो अध्ययन पाया और हमारी टीम ने जो अध्ययन किया, वो अध्ययन में पाया कि पूरे देश में एक व्यक्ति के कमाई का 25 से लेकर 30% हिस्सा इलाज में जा रहा पूरे देश के लोगों का। पहला एजेंडा है कि हम सरकार में आते ही एक ऐसी व्यवस्था लागू करेंगे कि जितने भी डॉक्टर बन के निकलेंगे उनको निकलने से पहले 10 से 15 साल सरकारी सेवा गांवों में देनी पड़ेगी। हर गांव में पीएचसी बनाएंगे, हर गांव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे। उसमें तो सामान्य रखेंगे ना व्यवस्था, उसमें तो जातिवाद नहीं कर देंगे। भारतीय संविधान के अनुसार, इलेक्शन कमीशन के अनुसार उसमें ऐसा तो नहीं कर देंगे, थोड़ा सा और विस्तार से। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उसकी इतनी टेन्योर नहीं बढ़ा देना आप, पता चले जनरल वाले ज्यादा साल तक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो मुझे लगता नहीं, लेकिन मानसिकता कुछ कुछ वैसे ही है। आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूंगा कि हम किसी को छेड़ते नहीं,
कोई छेड़ दे तो उसको छोड़ते नहीं। समानता रखेंगे ना। बिल्कुल समानता, हम्म समानता, सामान्यता नहीं, समानता। ठीक बात। जैसे और दूसरे समाज के लोग हैं, अब तो पार्टी बना ली है, ये पॉलिटिकल मामला है, तो बाकी लोग भी एडजस्ट होंगे इस पार्टी में कि ना होंगे? 90% आबादी के लोगों का दल है ये। 10% को नहीं है, मना कर रहे हैं साहब। हमारे संविधान में, पार्टी के संविधान में, जनहित संकल्प पार्टी के संविधान में, जेएसपी के संविधान में, जसपा के संविधान में लिखा है कि इस देश के दलितों, पिछड़ों, महिलाओं और कमजोरों के लिए पार्टी अलग से व्यवस्था बनाकर उनके लिए काम करेगी। ये पार्टी के संविधान में है मेरे। और हमारी पार्टी अपने पार्टी के संविधान के अनुरूप काम करेगी। ठीक बात। थोड़ा सा रिजर्वेशन की तरफ आएंगे। हाँ, यस। अभी एक यूपीपीएससी वाला एक नोटिस चला हुआ था जिसमें ओबीसी की वैकेंसी 0 दिखा रही है भाई, आपने देखा है? जी हाँ, देखा नहीं। हाँ। पूरे प्रदेश में हमारे लोगों ने सोशल मीडिया पे क्रांति लाई है। ओबीसी को 0 कर दिया इन्होंने। कैसे 0 कैसे हो जाता है, छूट कैसे जाता है? उनकी मानसिकता से, उनकी सामंतवादी मनुवादी मानसिकता से। हम भरने नहीं देंगे ये वैकेंसी, याद रखिएगा। ये वैकेंसी भरने नहीं देंगे इनको। बिकॉज इस पे चर्चा आजकल जो है सदन में भी चल रही है। भरने नहीं देंगे। हाँ। 0 ओबीसी के सीट पे इनको भरने नहीं देंगे। सरकार रहे चाहे सरकार जाए, सब लाल पीला है। हम पूरे प्रदेश में लाल पीला क्रांति करा देंगे, होने नहीं देंगे। पीछे भी हमने नहीं होने दिया है। सरदार सेना ने पीछे भी, जब इन्होंने ओबीसी का आरक्षण जब 0 किया है, लेखपाल भर्ती 2018, 13 पॉइंट रोस्टर, हमने होने नहीं दिया साहब। सरकार तो झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। और सरदार पटेल साहब की विचारधारा में संघियों को घुटना टेकना, उनकी औकात में लाना सरदार सेना जानती है। भाजपा के साथ तो ना मिल जाएंगे आगे? भाजपा क्या चीज है साहब? मान लीजिए भाजपा कल को जो है कुर्मी सीएम बनाती है और आप कह रहे हैं कि कुर्मी बनेंगे तो हम उन्हीं को सहयोग करेंगे। सरदार के विचारधारा का हाँ। कुर्मी जो भी सीएम बनेगा, उनको सरदार सेना और जनहित संकल्प पार्टी का एक पैर पे खड़ा होकर समर्थन रहेगा। और हम उत्तर प्रदेश के अंदर इस बार आने वाले दिनों में आजाद भारत से अब तक केवल उत्तर प्रदेश का कुर्मी वोटर बन के रह गया। नहीं साहब, नहीं चलेगा। अब कुर्मी की सरकार बनेगी। प्रशासन से अक्सर भिड़ जाते हैं आप, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी फतेहपुर की घटना थी जिसमें फरसे से जो है काट दिया गया था एक लोगों को। तो क्या घटना थी पूरी? जब मनुवादी उस व्यक्ति से किसी ने पूछा था तो मीडिया बाइट में कहा था कि हमारे परशुराम साहब का आदेश आया था। तो तुम्हारे परशुराम साहब का आदेश आया था, तो मेरे सरदार साहब का आदेश आया था कि इन संघी जैसे मनवादी मानसिकता के लोगों को औकात में ला दो। भिड़ना स्वभाव में साहब गलत होगा तो जिंदा रह के क्या करेंगे साहब? डरते नहीं। आन बान सम्मान से समझौता नहीं। काहे का डर? डर नहीं सताता। काहे का डर? अरे रात बिरात चलते हैं। लेके चलता हूं। क्या लेके चलते? जिससे उनका इलाज होता है। ठीक बात। तो अखिलेश जी ज्यादा बढ़िया लगते हैं या योगी जी बढ़िया लगते हैं? अब पटेल साहब फंस गए ना, सवाल ही नहीं उठता। सोच विचार में पड़े हुए हैं। नहीं, अखिलेश जी की अगर बात, ऐसा ना हो कि भाजपा आगे जो है ऑफर करे और फिर जो है रह जाए हम भी। ये आपको ऐसा लगता है मेरे भाई? मैं आपको एकदम क्लियर करने जा रहा हूं। योगी जी आज ओबीसी को उसकी आबादी के बराबर आरक्षण घोषित कर दें। भारतीय जनता पार्टी आज सरदार साहब की विचारधारा को इंप्लीमेंट करने के लिए घोषणा कर दे। चेहरा को केवल नहीं, विचारधारा को हम आज स्वागत करते हैं। लेकिन ऐसा उनके बस का नहीं साहब। इसलिए पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। इस मामले में कि कानून का पालन योगी जी नहीं करते।
पसंद न पसंद का सवाल क्या साहब। अखिलेश जी पे? अखिलेश जी पिछली सरकारों में, अभी 2024 में अखिलेश जी को हमारा समर्थन था सरदार सेना का, तब मैं सरदार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। समर्थन दिया सरदार सेना ने, 10 लोकसभाओं का सरदार सेना की तरफ से प्रभारी नियुक्त हुआ। उन 10 लोकसभाओं में बाकायदे उनके साथ प्रचार करवाया किया। हमारे सरदार सैनिकों ने 10 लोकसभाओं में काम किया। 10 में से 7 के जीत का रेशियो है। तो अखिलेश जी की तरफ ज्यादा झुकाव समझ में आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इतना भी है कि जो जैसा भागीदारी देगा समाज को, समाज को भागीदारी। ये वन साइडेड लव है, ये दोनों तरफ से है अखिलेश जी के प्रति। ये तो आप मीडिया के साथी, आपको पता करना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। नहीं, मैं तो पटेल साहब सामने तो मैं सीधा ही पूछ लेता हूं कि ये वन साइडेड लव है या दोनों तरफ से है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहता हूं, क्योंकि वंचितों की दुश्मन है, इसलिए समर्थन अखिलेश जी को दिया था। 27 में देंगे कि नहीं देंगे? वक्त बताएगा, अभी 27 सामने नहीं है, आने दीजिए 27। मतलब अभी हम 25 में, हिस्सेदारी तय करेगी, वक्त बताएगा। हिस्सेदारी नहीं तय करेगी। कल तक मैं सरदार सेना का अध्यक्ष था, तो सामाजिक रूप से समर्थन था, अब राजनीतिक दल का अध्यक्ष हूं, तो ये वक्त पे छोड़ते हैं। अभी अध्यक्ष आपके यहाँ बदल जाते हैं क्या राष्ट्रीय पार्टी में? मतलब जो आपकी पार्टी है, जी हाँ, सॉरी, जो सरदार सेना आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष बदल जाते हैं? अभी तक साहब ये दुर्भाग्य मेरे समाज का था। मुझे दुख भी इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब अब तक जितने सामाजिक संगठन जाति के नाम पे हमारे रहे हैं, उन लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बना वो जिंदगी भर बपौती की तरफ बन गया है। जैसे लगता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका मैं विरोधी हूं। मैं नहीं मानता ये सब चीज। आप चाहते हैं रोटेशन हो, बदलना चाहिए? भारतीय संविधान चाहता है, चुनाव आयोग चाहती है, और मेरा ऐसा मानना है कुछ मामलों में भारतीय जनता पार्टी अच्छा करती है। कुछ मामलों में, मैं आज फिर कह रहा हूं, अपने आंतरिक चीजों में भारतीय जनता पार्टी के पास उनका केंद्रीय और राज्य का समय समय पर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलता रहता है। नीतीश कुमार जी को इस मामले में भी मैं मानता हूं। बीजेपी में भी बदलता है। नीतीश, बीजेपी का नहीं बता रहे, नीतीश कुमार नीतीश कुमार का आपको जानना बेहद जरूरी है। हाँ, बताइए। माननीय नीतीश कुमार जी क्या हर 3 साल में अध्यक्ष बदल जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दलों की आप देख लें, उठा लें उदाहरण, तो इनके तमाम सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष बपौती बन के बैठे हैं, और तमाम राजनीतिक दल के लोग भी बपौती बन के अध्यक्ष बन के बैठे हैं। ऐसा हमारे सरदार सेना के संविधान में नहीं है। 2 टेन्योर से ज्यादा कोई यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता। हमारा 2 कार्यकाल पूरा हो गया था। 11 नवंबर को हमने संगठन से इस्तीफा दिया। पूरे देश से लोगों ने दबाव दिया, हमारे बैक सपोर्ट में जो लोग काम करते हैं उन लोगों ने भी दबाव दिया कि नहीं, संविधान में बदलाव करिए, अभी सरदार सेना को आर.एस. पटेल की जरूरत है। हमने कहा नहीं, वो काम नहीं करना है जो संविधान विरोधी होगा। सरदार सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष नया होगा। अब हमने एसडब्ल्यूसी कमेटी का गठन कर दिया। एसडब्ल्यूसी कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष खोज लेगी, और पार्टी में भी यही है। आज पॉलिटिकल दल है, और पॉलिटिकल दल में भी टेन्योर है, उस टेन्योर तक, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाएगा। अगर कुर्मी समाज में विजनरी लीडर देखें तो आपकी नजर में कौन? अनुप्रिया पटेल जी भी केंद्रीय मंत्री हैं, आशीष पटेल जी राज्य में हैं, पंकज चौधरी जी अभी हाल ही में जो है प्रदेश अध्यक्ष बने हुए भारतीय जनता पार्टी से, राकेश सचान जी भी मंत्री हैं, तो खूब सम्मान तो मिल रहा है, कमी कहाँ रह जा रही है? जब कलम गुलाम हो जाए तो वो नेता नहीं रह जाता। गुलाम किसको मानते हैं? कैसे गुलाम हो जाएंगे? जब कलम में वो ताकत न हो कि समाज के खिलाफ जब हमला हो, तो आप अपने कलम से समाज को न्याय दे सके। अगर ये आपके अंदर ताकत नहीं तो कलम गुलाम है। तो आप मानते हैं इनमें कलम में दम नहीं है? अगर कलम में दम होता, तो केशपाल पटेल साहब की हत्या जो फरसे से काट दिया गया था फतेहपुर में, काली शंकर उत्तम की हत्या जो टंगारी और डंडे से काट दिया गया था, मार दिया गया था उसी फतेहपुर में, पहला आदमी हूं मैं। भाजपा के किसी भी सांसद विधायक को कभी फोन नहीं करता जिंदगी में।
पूरे उत्तर प्रदेश के अपना दल अपना दल कमेरा, भारतीय जनता पार्टी, अन्य दलों में जितने भी दलों में जो कुर्मी सांसद, विधायक, मंत्री, एमएलसी हैं, एक एक आदमी को फोन किया था। फतेहपुर से तो मुझे लग रहा है कि नरेश उत्तम जी सबको फोन किया था, सांसद है, सबको फोन किया था। पूरे उत्तर प्रदेश के 11 सांसद को, 41 विधायक को, मंत्री को और एमएलसी को मेरे फोन से मैंने फोन किया था कि एक पंचायत में आ जाइए, न्याय महापंचायत फतेहपुर में कर लीजिए, फिर दोबारा समाज की किसी की हत्या करने की हैसियत नहीं होगी। अगर इनका कलम गुलाब ना होता भाई साहब, तो ये महापंचायत में आए होते, वही से ललकारते, और समाज के स्वाभिमान को रौंदने की हिम्मत किसी मनवादी और किसी सामंतवादी में इतनी सी आती तो उससे पहले वो कांप जाता। लेकिन ये लोग नहीं हो पाया तो मैं गुलाम मानता हूं। डॉक्टर पल्लवी पटेल तो हमेशा जो है इस तरह की घटनाओं में संघर्ष करते हुए देखने को मिलती है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। तो आप उनकी पार्टी काहे नहीं ज्वाइन किए? मुझे वो दम नहीं दिखाई दिया जिस तरह की समाज को ताकत चाहिए, जिस तरह की समाज का विजन चाहिए, मुझे नहीं दिखाई दिया। तो वो विजन आप सरदार सेना में सॉरी जनसंकल्प पार्टी में जो है जनहित संकल्प पार्टी, जनहित संकल्प पार्टी में। तो क्या इसके मेन पर्पस क्या है, मतलब मेन एजेंडा क्या है इस पार्टी के, जो बड़े प्राइमरली हो, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर? सबसे पहला कि गांव-गांव में जो गरीबों का इलाज, अमीरों का इलाज, सबका जो इलाज के पीछे खर्चा हो रहा है 25 से लेके 50%, उसको टोटल जीरो करने के उद्देश्य में हूं। जब लोग कैपेबल होंगे, लोगों का इलाज प्राइमरी स्टेज पे मजबूत होगा, एमडी, एमएस, डीएम जब वो गांव में पोस्टेड होंगे, उनका पैसा बचेगा, तो लोग कैपेबल होंगे, मजबूत होंगे। दूसरा, ये जो जिले जिले गांव-गांव में प्राइवेट हॉस्पिटलों की बाढ़ आ रही है और मनमानी लूटा जा रहा है, इस पर कानून कायदा हम बनाएंगे। इस पे गाइडलाइन नहीं है, इस पर गाइडलाइन नहीं, कानून कायदा तैयार करेंगे, इसकी गाइडलाइन तैयार करेंगे, फीस फिक्स करनी पड़ेगी, यस, सब कुछ स्ट्रक्चराइज करेंगे। राइट। आज जो मनमाना है, दूसरा शिक्षा, शिक्षा में कॉन्वेंट स्कूलों का जो जमाना आ गया। हमारा प्राइमरी स्कूल, मैं प्राथमिक विद्यालय का डॉक्टर हूं, मैं प्राथमिक विद्यालय से निकल के नब्ज वाला डॉक्टर बनाऊं। प्राइमरी स्कूलों से तमाम आईएएस निकले, पीसीएस निकले, और आज जब हमारे बच्चों को लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए साल का फी पे करके कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ना पड़ रहा, तो इसका मतलब है इस देश के गरीबों को शिक्षा से रोकना, उनके मन में मन चित्त पर यह डालना कि तुम गरीब हो, तुम्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल सकती। इस व्यवस्था को हम ध्वस्त करेंगे और समानता वाला शिक्षा इस देश में लागू कराएंगे। वन एजुकेशन और वन नेशन लागू करेंगे, वन हेल्थ वन नेशन लागू करेंगे इस देश में। तो वन हेल्थ वन नेशन की तो बात बीजेपी भी करती है, बात करते हैं, काम नहीं करते। ये सरदार की बात तो करते हैं, सरदार की विचारधारा का काम नहीं करते। आयुष्मान कार्ड तो दिए हैं सबको, आयुष्मान कार्ड साहब, ये आयुष्मान कार्ड से क्या हो जाएगा? आप ऐसा करो कि आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता ही ना पड़े, हम वो करेंगे। ठीक बात। अभी कुछ चर्चित मामले हैं, थोड़ा सा वो ले लेते हैं। अच्छा, चर्चित जाने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे आपके पॉलिटिकल करियर में। बीच में आप जेडीयू के भी संपर्क में रहे, नीतीश कुमार जी, जनता दल यू का उत्तर प्रदेश का यूथ का प्रेसिडेंट था। नीतीश कुमार जी हमारे आइडियल रहे हैं, और बहुत सारे मामले में आज भी नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूं। साहब, नीतीश कुमार जब नारा दिए थे संघ मुक्त भारत, शराब मुक्त समाज, तो सरदार साहब को मैं अपना आइडियल मानता हूं। तो शराब बंद तो नहीं हुई ना बिहार में? शराब बंद किया उन्होंने, बनना शुरू हो गई। बंद किया उन्होंने, बनना शुरू नहीं हुई, आज भी ओपन नहीं हुआ है। घर घर बन रही है। वो नेगेटिव, गलत, वो जो गलत तरीके से कर रहे, उसके लिए नीतीश कुमार ने कानून भी बनाया है। अलग बात है कि हर चीज का ड्रॉबैक होता है, हर चीज का नेगेटिव होता है। नीतीश कुमार ने दोनों काम उस दौर में किया था जिसमें मैंने माननीय नीतीश कुमार जी को ज्वाइन किया। उन्होंने शराब भी बंद किया था
और संघ पर बैन लगाने की कसम खाई थी। तो उस वाले नीतीश कुमार साहब को मैंने ज्वाइन किया था साहब। तो संघ नहीं बैन कर पाए। तो जब वो संघ वाले के साथ चले गए तो मैंने संघ नीतीश कुमार जी के पार्टी को रिजाइन कर दिया। बीच में राज्यसभा सांसद का भी वो मिला था आपको ऑफर। हाँ मिला था। बंद काहे नहीं गया? सेटल हो गए होते, कहां संघर्ष में पड़े हुए हैं। साहब सरदार साहब की विचारधारा के लिए काम कर रहा हूं। इस देश के गरीब, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। ऑफर मिला था कि आप, तुम्हारे जैसा प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में चाहिए, राज्यसभा भेज रहा हूं, रुक जाओ, थोड़ा इंतजार कर लो, कैबिनेट मंत्री भी बन जाओगे उत्तर प्रदेश से मोदी जी के कैबिनेट में। तो हमने कहा साहब नहीं चाहिए मोदी जी के कैबिनेट में मुझे मंत्रालय, नहीं बना साहब। वो गुलाम कलम नहीं बनानी है अपनी, स्वतंत्र चाहिए। कॉमर्शलाइजेशन बड़ा चल रहा है। जैसे लोग बोलते हैं बीजेपी एक कॉर्पोरेट पार्टी है, पैसा दो टिकट लो। ऐसा आपकी पार्टी में तो ना होगा। इसको कैसे रोकेंगे? मेरे जीते जी तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे चाहे न रहे, वो एक एथेंटिक स्टेज रहेगा, वो नहीं होगा, नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जिस दिनों का पहला बागी होगा पार्टी का। तो पैसा कहां से आएगा? कैसे चलेगी पार्टी? है पार्टी जनता की है, व्यवस्था कैसे जुड़ेगी? जनता की पार्टी है, जनता चलाएगी, पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं है। कुर्मी समाज में बड़ी भिन्नताएं हैं। पहले से 2-3 पार्टी हैं, एक आपकी और आ गई, 4 हो गई। कैसे सेटल करेंगे मामला? कैसे समाज को एक करेंगे? यह पार्टी कुर्मी समाज की केवल पार्टी नहीं है, लेकिन हां ताल्लुकात रखता हूं कुर्मी समाज से। मैं कुर्मी हूं, पटेल हूं, आप मान सकते हैं इसको बड़े दावे के साथ भी। चौड़े होके बोल रहे हैं, एकदम चौड़ा होके बोल रहा हूं, आप ये मान सकते हैं। इससे जातिवाद ना फैलेगा? मैं जातिवाद का हिमायती नहीं हूं, मैं जातिवाद नहीं चाहता, लेकिन मानते तो हैं? नहीं मानता, जातिवाद नहीं मानता। सरदार साहब ने कभी जातिवाद न होने दिया, न माना, और मैं सरदार साहब को मानता हूं। इसका मतलब यह है कि अगर सरदार साहब ने एक बात कहा था, मैं वो क्लियर कर दूं, लोहा कितना भी गर्म हो लेकिन हथौड़ा ठंडा रह के काम करता है। मैं जातिवाद में विश्वास नहीं रखता, लेकिन तुम अगर करोगे तो जाति का कांटा हम जाति से निकालना जानते हैं। झुकेंगे नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जाति का कांटा जाति से निकालना जानते हैं। बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, सरदार के चरणों में बुलडोजर झुक रहा है। नहीं चल रहा, झुक रहा है। डरते नहीं होगी इसे? किस बात का डर साहब? किस बात का? बुलडोजर जो चल जाता है, क्या होगा इससे? घर में वो अन्याय का प्रतीक है बुलडोजर। बुलडोजर कतई न्याय नहीं है, वो संविधान को रौदरा बुलडोजर। सरदार इस यात्रा के दौरान उस बुलडोजर को सरदार साहब के चरणों में झुकाया था हम लोगों ने। मिर्जापुर में दर्जनों बुलडोजर सरदार साहब के प्रतिमा के सामने नतमस्तक थे, और हमारी शासन सत्ता आने पर बुलडोजर न्याय अन्याय जितना हुआ है एक एक को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ठीक बात। 2-3 चर्चित मुद्दे हैं। अभी ब्राह्मण समाज के जो विधायक हैं उन्होंने एक बैठक करी, क्या संदेश जाता है इससे? इस देश में जाति है, जाति प्रधान देश है, खलबली मची पड़ी हुई है। तो उन्होंने अगर अपनी जाति की बैठक किया तो उत्तर प्रदेश के मुखिया ने भी एक बात कहा था, आपको याद है? कुर्सी पर मुख्यमंत्री के बैठकर उन्होंने दावे से कहा था कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय होने पर मुझे गर्व है। तो जब कुर्सी पर बैठकर आप इस बात को कह सकते हैं कि क्षत्रिय होने का मुझे गर्व है, इसका मतलब आपको अपने जाति पर गर्व है। तो होना चाहिए। जब उनको अपनी जाति पर गर्व है तो क्या और को जाति पर गर्व होने से रोक सकते क्या आप? नहीं रोक सकते आप। वो कुछ लोग जो है ब्राह्मण समाज का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, ये उनकी अपनी प्राथमिकता है, लेकिन अब नहीं चलेगा। सब धार कट चुकी है। उत्तर प्रदेश अब कुर्मी मुख्यमंत्री मांग रहा है। उत्तर प्रदेश की सारी पिछड़ी, सारी वंचित जातियां, मुसलमान समेत तब अब कुर्मी मुख्यमंत्री मांग रहे हैं। ठीक बात। अभी 2-3 दिन पहले हाल ही में जो है प्रेरणा स्थल पे 3 जो है मूर्तियों का शिलान्यास करा गया।
स्थापना करी गई, मोदी जी भी आए थे। क्या इसका मैसेज जाता है? तो तीनों मूर्ति मोदी जी आए थे अनावरण करने। मैंने सुना 65 एकड़ लैंड, ये भी सुना कि 65 फीट मूर्ति, और ये भी सुना कि तीनों मूर्ति एक जाति विशेष के स्थापित की गई है। अब मैं खुद भी इस बात को माननीय मोदी जी से, माननीय योगी जी से और माननीय नेताओं से पूछता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी में तीनों ये मूर्तियां एक जाति की मूर्ति से पार्टी चल रही है क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्राह्मण समाज से आते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण समाज से आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ब्राह्मण समाज से आते हैं। उत्तर प्रदेश की कुर्सी गवाई राम मंदिर आंदोलन के लिए माननीय कल्याण सिंह साहब ने, अरे उनका भी लगवा लेते। पूरे लोधियों ने अपनी सत्ता गवाई उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनाने में, भाजपा का रथ सजाने में। क्या ये जातिवाद नहीं है? क्या ये मनुवाद नहीं है? क्या ये सामंतवाद नहीं है? सरदार पटेल साहब की भी तो और बड़ी बनवाई है। मैं कहता हूं और सबका भी लगवाना चाहिए। तो लगवाएंगे, धीरे धीरे लगवाएंगे। तो यहां तीन एक ही का क्यों लगवा दिए? यहां तो उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह साहब का तो लगा लेते। उत्तर प्रदेश में सैकड़ों ऐसे नेता का नाम मैं गिना दूंगा आपको साहब, जो ओबीसी के, दलित के, पिछड़े वंचित समुदाय के लोगों ने भाजपा के लिए गर्दन कटवा डाली अपनी। ठीक बात, कोई वरिष्ठ नेता आएंगे तो हम जरूर पूछेंगे उनसे कि भैया तीन एक काहे लगवाई दी गई। अरे साहब, ये तीन मूर्ति प्रेरणा स्थल, पूरे भारत के प्रेरणा स्रोत, ये अगर तीन ब्राह्मण बन गए तो और जातियां यहां घास छीलने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। सबको उसका समानता का अधिकार मिलनी चाहिए। ठीक बात। एक मामला और बड़ा मतलब चर्चित है, इस समय खूब चल रहा है, कुलदीप सिंह सेंगर वाला, उन्नाव वाला जो रेप केस कांड था। सब पीड़िता के अनुसार वो बलात्कारी, अत्याचारी, उन्मादी है, और माननीय कोर्ट ने, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह न्याय उचित नहीं हुआ है, अनुचित न्याय है। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप कल्पना करिए, अमिताभ ठाकुर जो वंचितों की आवाज बुलंद करते हैं वो जेल में, और कुलदीप सिंगर बाहर। क्या यही उत्तर प्रदेश में न्याय प्रणाली चल रही है? काहे का न्याय प्रणाली साहब? वो आरोपी चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के पीड़िता कहती है मेरी हत्या, मेरे घर के लोगों को रौंद डाला गया। वो तो सब कोर्ट के सामने है ही। कैसा साहब, ये कैसी न्याय व्यवस्था है? यूं ही लोग ददुआ नहीं बन जाते, यूं ही लोग आइडियल मानते हैं। इसका मतलब आप ददुआ को? नहीं, मैं ये मानता हूं कि क्रांति के प्रतीक है, न्याय के प्रतीक है। हां, इस बात को मानता हूं, प्राउड फील कर रहे हैं। इस बात के लिए प्राउड फील करता हूं कि वो इंसान गरीबों की शादियां सुनता था तो घर पे उनकी पूरी शादी की व्यवस्था पहुंचा देता था ददुआ। वो ददुआ को मानता हूं। वो ददुआ जो गरीबों घर में चूल्हे नहीं जलते थे तो वो ददुआ गरीबों घर में चूल्हे जलवाने के लिए व्यवस्था भिजवा देता था, उस ददुआ को मानता हूं। यस, मानता हूं। इनकी फोटो काहे नहीं लगा देते हैं बैनर में? यस, सरदार सेना के तमाम आइडियल सिस्टम में उस ददुआ की फोटो है जो ददुआ गरीबों का आइकन है। आप भी मानते हैं? वैसे ही आइकन बनना चाहते हैं क्या आप? ददुआ को साहब, फूलन देवी को भी लोगों ने डकैत बोला था। फूलन देवी के साथ क्या क्या हुआ? माननीय फूलन देवी जी के साथ जब जब वंचितों पर इस तरह का हमला होगा, जब जब अस्मत लूटी जाएगी तो कोई फूलन देवी बनेगा, और जब किसी दलित पिछड़े के घर द्वार लूटेंगे, परिवार की अस्मत जाएगी तो कोई ददुआ निकल जाता है। ठीक बात। एक हालांकि मैं संविधान और कानून में आस्था रखता हूं, मैं संविधान को मानता हूं। एक अंत में प्रश्न लेंगे, जो आपने बताया था टी और बी, ठाकुर और ब्राह्मण, तो इनसे इतना घृणा का है? बिल्कुल घृणा नहीं है। हमारे तमाम मित्र ठाकुर हैं, तमाम पूरे देश में हमारे ठाकुर मित्र हैं, तमाम हमारे ब्राह्मण मित्र हैं। वो समतावादी हैं, जो समतावादी हैं उनसे कोई घृणा नहीं है, जो विषमतावादी हैं उनका मेरे यहां कोई जगह नहीं है। ठीक बात। 2027 करीब है,
चुनाव लड़ेंगे आप? पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे, अब पार्टी नहीं चाहेगी तो पार्टी का काम करेंगे। तो जनहित संकल्प पार्टी जो है कितने जो है सीट पे चुनाव लड़ने वाली है? हम 200 सीटों की तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक कर रहे हैं। आगे जरूरत पड़ी तो पूरा उत्तर प्रदेश के 403 सीटों पे लड़ेंगे। समीकरण बिगाड़ देंगे? समाज का समीकरण बनाने के लिए लड़ेंगे। हमको ऐसा लग रहा है बिगड़ जाएगा। वो मुझे नहीं पता, हम बनाने के लिए निकले हैं। जब जीतेंगे तभी तो बनेगा ना, नहीं तो फिर जो है फेल हो जाएगा मामला। लड़ेंगे तो ही जीतेंगे, 403 पे लड़ेंगे तभी सरकार बना पाएंगे। ठीक बात। मान लीजिए अगर सरकार बन जाती है, थोड़ा सा 27 के और आगे चलते हैं, तो क्या चाहेंगे कि भाई हमारे समाज के लिए होना चाहिए? अगर सीएम फेस की बात करें तो किसको बना डालेंगे सीएम? जिसको जनता तय करेगी। आपका मन किसमें है? वो तय होगा समय पर। आप तो नहीं बनना चाहते? समाज और जनता तय जिसको करेगा उसको हम लोग बनाएंगे। पीछे रहकर खड़ा रहूंगा, बनाऊंगा पीछे खड़ा होकर। आपकी मनसा क्या है? बनना चाहते कि नहीं? सरदार साहब के विचारों को पूरे देश में इंप्लीमेंट करना, उसके लिए राजनीति कर रहा हूं। इतना सेक्रीफाइस कर पाएंगे? इतना त्याग कर पाएंगे? 3.5 दिन क्लिनिक बंद करता हूं समाज के लिए। जरूरत पड़ेगी तो पूरा बंद कर देंगे समाज के लिए। जरूरत केवल एक पैंट और एक शर्ट की है। सरदार साहब को मानता हूं। इतना क्रांतिकारी मूड जो है कैसे बन जाता है? सरदार साहब को पढ़ा हूं, महापुरुषों को पढ़ा हूं, महापुरुषों की विचारधारा में पटेल क्रांति साहब है। की 3 बात बताइए जो आपको सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग लगती हो यार, कि ये यार गुरु मंत्र है। मतलब सरदार साहब ने पहला उनका जो बहुत बड़ा विचार है, उन्होंने कहा कि मैं ऐसे भारत को बनाना चाहता हूं जहां कोई भूखा ना रहे। उन्होंने दूसरी बात कहा, मैं ऐसे भारत की परिकल्पना चाहता हूं जहां ऊंच नीच जाति पाति पंथ धर्म की खाई समाप्त हो जाए। मैं ऐसे भारत की कल्पना चाहता हूं जहां धार्मिक उन्माद के बजाय एकता समता वाला भारत हो। ये 3 उनके ऐसे गुरु मंत्र हैं जो इस देश को धर्म और जाति से बहुत ऊपर ले जाना चाहती है। उस सरदार को, सरदार साहब की वो विचारधारा, उन्होंने कहा था जब इस देश में मुसलमानों के खिलाफ आग उगली जा रही थी 48-49 में, उस समय उन्होंने कहा था कि हम भारत के लोग, हमें मुसलमानों को यह विश्वास दिलाना होगा, अब ये इस देश के हिंदुओं की जिम्मेदारी बनती है कि यह मुसलमानों का भी देश है। ये सरदार साहब का लैंग्वेज है। उन्होंने उस समय मुसलमानों के हिमाकत किया, हिमायती रहे वो। उन्होंने कहा मुसलमानों को भी ये मानना पड़ेगा कि तुम्हारा देश है ये, और इस देश के हिंदुओं का जो बहुसंख्यक है उनको, मुसलमानों को इस देश में ये बताने और दिल बड़ा करने की आवश्यकता है, उनको फील करने की आवश्यकता है, उनको जगह देने की आवश्यकता है कि ये मुसलमानों का भी देश है। ये सरदार साहब ने कहा था। धर्मनिरपेक्ष भारत वाले सरदार पटेल। राजनीति में धर्म होना चाहिए। राजनीति में जो सरदार साहब चाहते थे वो होना चाहिए। जैसे आजकल अगर आप देखेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा था, अब कृष्ण जन्मभूमि का है, तो बीच बीच में आता रहता है। इससे एक बड़ा माहौल बनता है। जैसे अभी हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री जी ने एक यात्रा करी थी कि भैया हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कौन सा वाला हिंदू राष्ट्र? वो तो कहते हैं सब हैं, उसमें मुस्लिम भी होंगे, हिंदू, मतलब सारे होंगे, सारी जाति के लोग। अभी धीरेन्द्र शास्त्री ने बोला है। हाँ, आप उनको संत कैसे मानते हैं? वो अलग विषय। तो फर्जी आदमी है वो, तो बिल्डर है, बिल्डर, वो बाबा नहीं है। बिल्डर कौन से? मकान बनाने वाले बिल्डर? अरे दुबई उबई में सब पूरे दुनिया में बिल्डर का काम कर रहे हो। हमारे डेटा है, आपके पास साक्ष्य है? पूरा बिल्डर का इन्वेस्टमेंट है। और मैं आपको एक बात और कह देता हूं, जो आपने कहा हिंदू की बात ना, अभी कहा है कि आरक्षण लेने वाले जो भी हैं वो तो शूद्र है, शूद्र है। मैं पूछना चाहता हूं, जब शूद्र कहोगे तो काहे का हिंदू, और हिंदू कहोगे तो काहे का शूद्र? ये फर्जी नाटकबाज है। ऐसे नाटकबाजों से देश को बचना चाहिए। और मेरा सलाह है इस देश के बहुसंख्यक को कि असली चोला जो इनका है
वो हिंदुत्व के नाम पर जाति उन्माद फैलाने का इनसे बचना चाहिए। और मैं नहीं मानता, ये बिल्डर को मैं नहीं मानता जो ये कहता हो कि इस देश में आरक्षण, जो संविधान ने आरक्षण दिया है, उस आरक्षण के खिलाफ कहीं शुद्रत्व है, सुदृढ़ीकरण है। आप उसको संत मानते हैं, आप उसको हिंदू एकता का प्रमाण मानते हैं, कतई नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अलाउंसेस दे रखे हैं, इसलिए लोग इस तरह की रैली निकाल रहे हैं। राइट नाउ यस। अभी आर एस पटेल को रैली करनी होती तो वैन हो जाता है। आर एस पटेल को रैली करानी होती है तो परमिशन कैंसिल हो जाती, परमिशन मिला रहता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का भव्य आयोजन बनारस में हमने किया, तैयारी हो गई, हजारों लोग आने को तैयार, और परमिशन हो जाने के बाद परमिशन कैंसिल हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक का कार्यक्रम यही लखनऊ में हमने तैयारी करा, नीचे से इंस्पेक्टर स्तर से, एसपी स्तर से रिकमेंडेड, और ऊपर किसी का फोन आता है कि परमिशन कैंसिल कर दो, परमिशन कैंसिल हो गई। बनारस में, प्रयागराज में अभी, तब फिर कैसे करिएगा साहब? प्रयागराज में अभी संविधान महोत्सव का कार्यक्रम हम 26 नवंबर को करने जा रहे थे। तो एक जो थोड़ा इंटरप्ट कर रहे हैं आपको, एक रैली जो है कैंसिल होने का जो है वीडियो अभी अखिलेश जी ने भी डाला हुआ था। यस, शायद देखा होगा आपने, जी शायद हाँ। बलिया का है, कहीं का है। हाँ। तो उनके कार्यकर्ता को जो है रात में इन्फॉर्म किया जाता है 11 बजे कि आपकी रैली नहीं होगी, कुछ पीडीए की थी। तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अब हम कोई परमिशन नहीं मांगते। संविधान इजाजत देता है कि महापुरुषों की जयंती और संवैधानिक कार्यक्रम चलाने में उन्मादी ना हो, कोई कार्यक्रम उन्मादी ना हो, जिससे देश की व्यवस्था न बिगड़े। सरदार साहब के, छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाना उन्माद नहीं है। आप मनाओ तो कौन सी लीला, और हम मनाए तो करेक्टर ढीला, ये नहीं चलेगा। जिस शिवाजी के नाम पर, छत्रपति शिवाजी के नाम पर आपने प्रोपेगेंडा फैला के महाराष्ट्र में वोट लिया, अब वो नहीं चलेगा, अब नहीं होने देंगे। हमारा मराठा जाग गया है। ठीक बात। अंत में एक ये प्रश्न रह गया है, मन में आ रहा है काफी देर से। पीडीए वाले में, जो अखिलेश जी वाला पीडीए है, उसमें डॉक्टर आर.एस. पटेल जी हैं कि नहीं है? पीडीए का फुल फॉर्मूला क्या है? पीड़ित, दलित, अगड़े, बिछड़े, ये सारा है। हमने जो सुना है, जो हम जानते हैं, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। वो अगर पिछड़ा माने ओबीसी, एससी एसटी और माइनॉरिटीज, ये सब आ गया। हमारी जो भाषा है, जो हमने पढ़ा अब तक पीडीए को, वो पी मतलब पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। तो ये भारतीय संविधान के अनुसार पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक है। ओके, मतलब मामला हाँ होना चाहिए, ठीक बात। लेकिन इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम अगड़े पिछड़े भी हैं जिनसे आपको नफरत है, हम कंफ्यूजन के हिमायती नहीं है। अगड़े पिछड़े भी हैं, हम कंफ्यूजन के हिमायती नहीं है। हम एकदम अपनी लाइन साफ रखना चाहते हैं, जो कहें उस पर डटे रहेंगे। ठीक बात। इसी वार्ता के साथ इस पॉडकास्ट को देंगे हम विराम। आप संघर्ष जारी रखें और हम वापस से आपको 2027 में मिलेंगे, तो आपसे फिर वार्ता होगी। धन्यवाद।